तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू द रैंक प्लस। आज हमारी वर्क एनर्जी एंड पावर की ये सेकंड क्लास है। दिस क्लास गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और इसके साथ साथ आपने देखा कि जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी उसमें मैंने वर्क आपको करवाया था, और वर्क के जितने भी पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हमने क्या किया था, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ एनर्जी एंड पावर। ये चैप्टर की अगर हम बात करें तो बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें वर्क हमें करना था, एनर्जी करनी थी और पावर करना था। तो वर्क हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आज इस क्लास में हमारा मेन फोकस रहेगा एनर्जी एंड पावर पे। अदर देन दैट आई विल शो यू कि हाउ वी विल सी एंड लुक आउट द प्रॉब्लम्स की किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। वो अच्छे तरीके से हमें आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो यहां से हमें और भी बेहतरीन चीजें समझ में आएगी। आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लर्न समथिंग अबाउट द एनर्जी, कि ये एनर्जी होती क्या है। ठीक है, बट बिफोर लर्निंग द थिंग्स कि एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एक बार समझते हैं कि एक्चुअली जनरल भाषा में जब हम किसी को वर्क कहते थे कि वर्क क्या था। तो प्रीवियस क्लास में हमने वर्क की बात करी थी। लेट मी से कि हमारे पास मान लीजिए कि एक पर्सन है और वो भागता है, रनिंग करता है। रनिंग कर रहा है। अब रनिंग कर रहा है तो आपको पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट भी करेगा और कुछ ना कुछ तो वो फोर्स लगा रहा है। तो रनिंग मेरे लिए क्या हो गया, एक काम हो गया, आपके लिए भी काम हो गया रनिंग। समझ पा रहे हैं रनिंग को? कहाँ गए भाई लोकेश सिंह? क्या ये बात क्लियर है? तो रनिंग मेरे लिए क्या हो गया, काम हो गया। अच्छा, हाउ मच रनिंग अगर कोई पूछे कि कितनी रनिंग ये कर सकता है, somebody is more concerned about कि हाउ मच रनिंग, हाउ मच किलोमीटर ही कैन रन। यानी कि वो ज्यादातर जानना चाह रहा है कि कितना स्टेमिना उसके अंदर है, कितनी रनिंग ये कर सकता है, कितने किलोमीटर तक भाग सकता है। वो हमारे पास एनर्जी शो करता है। बिकॉज एनर्जी इज बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि कितना काम आप कर सकते हैं, कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, कैपेसिटी की बात कर रहा है कि कितना कर सकते हैं। क्योंकि वो जितना कर सकते हैं जब वो कर देंगे तो वो वर्क हो गया, बाकी सारी चीजें जो होगी वो हमारे पास लॉस्ट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो अब इस एनर्जी की फॉर्म को हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी हमारे पास रहेगा कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। फिर आते हैं आगे पावर पर। अगर हम पावर की बात करें तो पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। हम इस चीज को दो चीजों में शो करते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, और दूसरा हमारे पास रहता है रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, इस चीज की हम बात करते हैं। अच्छा, तो अब मैं बोल रहा हूं कि भाग तो रहा है। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे थे अपने एग्जाम्पल की, तो हम उस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट एग्जाम्पल जिसको मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि एक पर्सन क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। अब कोई आपसे पूछे कि हाउ मच रनिंग वो कर सकता है, कितनी रनिंग वो करेगा, उसके स्टेमिना की अगर बात कर रहा है, कितने किलोमीटर वो भाग सकता है, यानी कि वो उसकी एनर्जी की बात कर रहा है कि कितनी एनर्जी उसने बिल्डअप कर रखी है। अगर वो बोले कि कितनी फास्ट चल रहा है, हाउ फास्ट, अगर हमारा मेन कंसर्न हो जाए कि हाउ फास्ट ही कैन रन, तो हम उसको कहेंगे कि हमारे पास वो पावर की बात कर रहा है कि स्पीड कितनी है बेसिकली उसकी। तो यहां पर हम पावर की बात करते हैं, स्टेमिना की नहीं। अब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक फर्स्ट एग्जांपल था। एक और एग्जांपल लिखिए। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि मान लीजिए कि देयर इज अ बॉक्सर। एक रिंग है हमारे पास,
एंड वी हैव अ बॉक्सर। बॉक्सर क्या करता है? पंच मारता है। जब वो पंच मारेगा, जो पंच मार रहा है तो फोर्स भी लगा रहा है, ठीक है, वो फोर्स भी लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास हो रही है। पंच मारते वक्त फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास हो रही है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, जब ये हमारे पास चीज हो रही है तो अब कितने पंच मार सकता है? हाउ मेनी पंचेस? हाउ मेनी पंचेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्टेमिना रहेगा। हाउ मेनी पंचेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्टेमिना रहेगा। और कितनी फास्ट फास्ट पंचेस मार सकता है? बिकॉज आप देखेंगे कि कभी भी हम जब फाइट करते हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी स्पीड बहुत ज्यादा मायने रखती है। रखती है कि नहीं रखती? स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप फाइट कर रहे हैं तो आपको उससे बचना भी है पर्सन से, और उसको टैकल भी करना है ना। यही तो हमारे पास चीजें होती है कि आपको दोनों चीजें वहां पे क्या करनी है, मैनेज करके चलनी है। तो आप यहां पर एक चीज और भी कह सकते हैं कि हाउ फास्ट स्पीड की जब हम बात करते हैं, यहां पर भी वही कि हाउ फास्ट पंचेस कितनी तेज लग रहे हैं, कितनी स्पीड है, कितनी पावर है ना, पावरफुल पंचेस है कि नहीं है, स्पीड स्पीड में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पावरफुल पंचेस है कि नहीं है। तो हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। इन दोनों ही एग्जाम्पल से आपको पता लग रहा होगा कि अल्टीमेटली जो तीन टर्म्स हमारे पास थी, वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो इसमें वर्क की अगर हम बात करें तो उसमें तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट हमारे पास हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई थी तो हम कहते थे कि भाई वर्क हमारे पास हुआ ही नहीं। अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क थी कि इतना काम वो कर सकते हैं, और जब पावर की बात करें तो हम स्पीड की बात कर रहे थे। अब कुछ न्यूमेरिकल्स डेटा की फॉर्म में चलते हैं, और अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी को जैसे मैंने बोला कि भाई कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी में भी मेरा मेन कंसर्न है मैकेनिकल एनर्जी के लिए। मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की, बिकॉज ये सबसे शरीफ एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, इसका रिलेशन मतलब ये तो एक हमारे पास रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा अगर मैंने एक काम किया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम, और एम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम वी का स्क्वायर डिवाइड बाय टू एम, जिसको आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर डिवाइड बाय टू एम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय टू एम। ठीक है, ये एक चीज लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हम इस तरफ आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, अगर हम इस तरफ आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी में आप पहली चीज लिख सकते हैं कि अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी ना अलग अलग टाइप की रहती है। जैसे अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जब हम लिख रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं जो हाइट है हमारे पास वो बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। क्योंकि अगर वो रेडियस ऑफ द प्लेनेट रहेगी तो ग्रेविटेशन में हम पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास रहेगी mgh।
और पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पास वो फोर्सेस होती हैं जिसमें पाथ डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हमारे पास होती है। ठीक है, तो एक तो ये मेरे पास होगी। अच्छा, दूसरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पे लिखिए। मान लीजिए कि वी हैव, और हमने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक हमने मान लिया कि नेचुरल लेंथ है। अब आपने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स। और अगर आपने इसको थोड़ा सा डिस्टेंस आगे या तो एक्सटेंड कर दीजिए, पीछे एक्सटेंड कर दीजिए, यानी कि आप चाहे एक्सटेंड कर दीजिए चाहे कंप्रेस कर दीजिए, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आपके पास रहेगी हाफ के एक्स स्क्वायर। बस इन दो चीज़ों का हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ करने वाले हैं कि मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास ये रहती है। ठीक है, नाउ देयर इज अ ब्रिज, बिकॉज अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो हमारे पास रहती है इसकी यूनिट भी हमारे पास जूल्स ही है, और वर्क की यूनिट भी हमारे पास क्या होती है, जूल्स ही रहती है। दोनों की यूनिट अगर जूल्स हैं तो डेट मीन्स कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन एनर्जी एंड वर्क। तो उसी कनेक्शन को हमें क्या करना है, इंटरकनेक्ट लेके चलना है। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे कि वर्क की बात करें और एनर्जी की बात करें, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। देयर इज अ ब्रिज, हमारे पास इनको कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज है। क्योंकि अगर हम यूनिट की बात करें कि यूनिट हमारे पास कितनी रहती है, तो वर्क की यूनिट हमारे पास होती है एसआई यूनिट, जूल। और इसकी यूनिट भी हमारे पास कितनी है, जूल। ठीक है, वर्क की यूनिट भी हमारे पास क्या है, जूल, और एनर्जी की यूनिट भी हमारे पास क्या है, जूल। तो जूल और जूल हमारे पास आ रही है, दोनों की यूनिट। ठीक है, क्या बात समझ में आई? ओके, नाउ दोनों की यूनिट हमारे पास आ गई कि वर्क और एनर्जी की यूनिट हमारे पास आ गई, एसआई यूनिट जूल और जूल है, तो देयर मस्ट बी अ ब्रिज, और ब्रिज हमारे पास क्या रहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, ठीक है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूँ, और वही पॉइंट्स मैं मतलब एक तरीके से चेक आपके करेंगे कि भाई कितना आपको समझ में आया या नहीं आया, एक क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, मतलब यही जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा इसी को हम एक क्वेश्चंस के थ्रू क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आर यू रेडी? कहाँ गया अंश, वंश? ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि वर्क डन अगर हम लेके चलते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम लेके चलें तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बराबर रहेगा चेंज इन टोटल एनर्जी।
और वर्क डन अगर मैं लेके चलता हूं इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यानी कि नेट नेट वर्क डन, तो ये मेरे पास बराबर रहेगा डेल्टा ऑफ के। ठीक है। और अगर मैं वर्क डन लेके चलता हूं ओनली ड्यू टू कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, कंजर्वेटिव और वो भी इंटरनल फोर्सेस का, तो ये मेरे पास रहेगा डेल्टा ऑफ पी। ये माइनस पी मेरे पास हो जाता है वहां पे। इस चीज को नोट करके चलना है, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर है। अब 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 देखिए, अगर मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस रहती हैं, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस मैं एक चीज लिख सकता हूं कि हमारे पास कोई भी नई चीज जनरेट नहीं होगी, यानी कि डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी हमारे पास जीरो होगा। टोटल एनर्जी जीरो होगी, चेंज होएगा ही नहीं। टोटल एनर्जी में कुछ चेंज होगा भाई? कुछ भी चेंज नहीं होगा। और जब कुछ चेंज ही हमारे पास नहीं हुआ, हेलो प्रणीता, तो कुछ चेंज ही हमारे पास नहीं हुआ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा पी हमारे पास होगा। ठीक है। चलिए, ये मतलब एनर्जी का बिल्कुल सार मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ये हमारे पास एनर्जी का सार होता है। अब एक अप्रोच हमारे पास रहती है, एक बार पावर को भी एक बार डिस्कस करते हैं और फिर इस पर दोबारा से आएंगे। तो अगर मैं पावर की बात करूं कि पावर हमारे पास क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला रहता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर आप लिख सकते हैं एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ये हमारे पास पावर है। और जब हम पावर की बात कर ही रहे हैं, तो पावर हमारे पास रहेगा वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास रहेगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, पहली चीज। इसके अलावा पावर को आप एक और चीज लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास फॉर्मूले हैं। अब एक अप्रोच हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो अप्रोच काफी ज्यादा जरूरी है। अप्रोच व्हेन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, और वो अप्रोच हमारे पास क्या है जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, तो अप्रोच बहुत ही सिंपल सी है। अप्रोच हमारे पास ये है कि भाई, इफ यू डू नॉट हैव एनी प्लान, सर्च फॉर द एक्सट्रीमेंट्स। इफ यू डू नॉट हैव एनी प्लान, कोई प्लान ही नहीं है, यू हैव, इफ यू डू नॉट हैव एनी प्लान, सर्च फॉर द एक्सट्रीमेंट्स। सर्च फॉर द एक्सट्रीमेंट की एक्सट्रीमेंट्स को सर्च करिए, और एक्सट्रीमेंट्स पर आई विल टेल यू कि आपको ये देखना है कि एनर्जी कितनी है। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर यू हैव टू डील विद की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी बन रही है, और उन्हीं के बीच में हम कुछ ना कुछ रिलेशंस आइडेंटिफाई करेंगे। प्रणीता, क्या ये बात क्लियर है? एंड लोकेश, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी बहुत ही एक बढ़िया अप्रोच रहेगी। एंड यू नो कि दूसरी चीज हमारे पास एक और अप्रोच रहती है कि हमें पिक्सल्स को देखना है, पिक्चर नहीं देखनी। जो क्वेश्चन आपको बड़ी पिक्चर दिखाएगा वो आपको नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना है मल्टीपल पार्ट्स में, एंड देन ओनली यू कैन प्रोसीड। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। तो प्रणीता जी, क्या ये बात समझ में आई? डॉक्टर प्रणीता, इज इट क्लियर? तो ये डॉक्टर बनने के लिए भी बेटा पहले समझना पड़ेगा इसको। एंड रिसेंटली अभी मैं एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर से मिलके आया, और मुझे पता लगा कि उनके जानकार जो हैं वो मेरे से ही पढ़ते हैं। तो वो मुझे एक्सप्लेन कर रही थी बेसिकली, बहुत टर्म्स ऐसे यूज़ करके कि सर ये पेरिस्टोलाइसिस होता है, ये होता है, ये दिक्कत आ रही है ना। मेरे दादाजी की तबीयत खराब थी, तो उसमें वो मुझे एक्सप्लेन कर रही थी। मैंने सोचा यार, ये भी मुझे पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि क्या बोल रही है। मतलब आपको भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, डॉक्टर को भी है ना, एक्सप्लेन करने की एक तरीका आना चाहिए कि इस तरीके से आप पेशेंट को बता दें कि है क्या बीमारी और कैसे ठीक हो सकती है।
क्योंकि आजकल ऐसा जमाना है कि गूगल पे लोग सर्च करके चले जाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। अब आपको बताना है जो मैंने चीजें आपको यहाँ पे लिखवाई थी, ये जो चीजें मैंने आपको कंसाइज कराई है कि भाई इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चंस बनते नहीं है, वर्क एनर्जी एंड पावर की अगर हम बात करें तो आप किस तरीके से यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और पूछ रहा है द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन किसकी वजह से, बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, कि हमारे पास कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस है किस पर, एक सिस्टम पर, पूरे के पूरे सिस्टम पर बात कर रहा है, ये किसके इक्वल हमारे पास होगा। तो अब मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था कि हमारे पास जब हम बात करते हैं वर्क डन की, तो वर्क डन हमारे पास जब हम इंटरनल की वजह से बात करते हैं तो ये हमारे पास रहता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा पीई ना। इंटरनली जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से हमारे पास आ रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि इंटरनल की वजह से अगर मेरे पास आएगा कंजर्वेटिव के लिए, तो ये मेरे पास रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं आगे। इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्क डन किसकी वजह से, बाय दी एक्सटर्नल फोर्सेस, की एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, किस पर, सिस्टम पर। ठीक है, इक्वल्स टू, अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस को ही कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारे पास बराबर रहता है टोटल एनर्जी के, तो ये हमारे पास बराबर रहता है टोटल एनर्जी के। ठीक है, ये भी हमने देखा था। अभी पीछे मैंने आपको पॉइंट वाइज लिखवाया है, आप ये समझ के रखिए जो नोट्स हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए इससे बाहर कुछ नहीं और इससे ज्यादा आएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्क एक्सटर्नल टोटल एनर्जी, वर्क इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हमारे पास रहेगा नेट फोर्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर। कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर हम बात करें तो माइनस ऑफ डेल्टा पी के बराबर। ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा पी है। क्या बात समझ में आई? चलिए अब आगे आते हैं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस हियर, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, हम सारी की सारी फोर्सेस को ले रहे हैं, वो चाहे इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, हमने सबको ले लिया। और अब आपको निकालना है कि ऑन अ सिस्टम इक्वल्स द चेंज इन, कि किसके बराबर हमारे पास ये होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया कि हमारे पास ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, ये हमारे पास बराबर रहेगा काइनेटिक एनर्जी के। आई होप कि ये चीज क्लियर है। आइए आगे आते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह मत देखिए, आप इसको समझिए कि हमारे पास हमें अप्रोच क्या रखनी है। What must be our approach when we are solving these types of questions? आपका नजरिया वो होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली जेई 2024 में 30th जैन शिफ्ट 1 में हमारे पास आया था। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पार्टिकल है इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए, एक पार्टिकल को हमने पॉइंट ए पर प्लेस कर दिया है। ऑफ अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है एबीसी, बिल्कुल बिल्कुल चिकना एक ट्रैक है एबीसी, एज शोन द फिगर, कर्व्ड है हमारे पास, कैसी भी उल्टी सीधी शेप है। बोला है कि इट्स जेंटली पुश्ड, जेंटली पुश्ड का मतलब कि यू हैवंट प्रोवाइडेड अ फोर्स, की एक काइंड ऑफ धक्का ऐसे दे दिया, एक पुश दिया जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हुई फिर ये हमारे पास चीजें जा रही है, ऐसा नहीं है। हमने एक तरीके से फ्री फॉल जैसा रहता है वैसा छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखी है इसको बस हमने क्या किया, आगे की तरफ पुश कर दिया। अच्छा, अब द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस अ पॉइंट बी, यानी कि इस पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा वो आपको निकालना है। एंड आई होप कि यू स्टिल रिमेंबर माय अप्रोच, जो हमारे पास अप्रोच मैंने आपको बताई थी वो अभी आपको पता है। तो अप्रोच जो मैंने आपको बोली थी वो हमारे पास थी कि इफ यू डू नॉट हैव एनी प्लान, इफ यू डू नॉट हैव एनी प्लान, सर्च एक्सट्रीम एंड्स। इफ यू डू नॉट हैव एनी प्लान सर्च एक्सट्रीम एंड्स, आपको एक्सट्रीम एंड सर्च करने हैं एंड यू हैव टू सी कि कौन सी एनर्जी वहां पर आ रही है, कितनी एनर्जी है, ये चीज आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब अगर मैं इस वाले पॉइंट पर हूं तो इस वाले पॉइंट पर आने के बाद मैं क्या कह सकता हूं, भाई यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास रहेगी mgh के बराबर।
अच्छा मास हमें पता नहीं, बट कोई बात नहीं, mgh मेरे पास है, हाइट हमारे पास 1 है, तो मैं इसे हाइट की वैल्यू h1 इसको लिख सकता हूँ कि मेरे पास 1 मीटर है, तो आप लिख दीजिए वहां पे mgh1, तो मैंने इसे लिख दिया mg। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं तो इस पॉइंट पर मेरे पास क्या चीज आ रही है, इस पॉइंट पर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इसकी वैल्यू मेरे पास रहेगी, इसको H2 ले लेते हैं, mgh2, और एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी को हम लेके चलते हैं हाफ mv², ठीक है, ये मेरे पास रहेगा। अच्छा दोनों चीजें हमारे पास है और दोनों को हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट पर था, ए में ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास बी है, ये भी बी है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2, इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ mg h2 मेरे पास हाफ है इज इक्वल्स टू mg डिवाइड बाई 2 प्लस हाफ mv²। अच्छा m हमारे पास कट गया, इसको दूसरी तरफ लिया हो तो ये आपके पास g/2 ही आ गया, v²/2, ये और ये भी कट गया, यानी कि v आपके अंडर रूट जी आ गया, और v इज इक्वल टू अंडर रूट जी होने का मतलब यानी कि जो ग्रेविटी है आप उसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, और ग्रेविटी हम जो यहाँ पर ले रहे हैं वो 10, देखिए यहाँ पे दे ही रखा है कि 10 आपको लेनी है, तो आप 10 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आई होप समझ में आया क्वेश्चन। अप्रोच समझ में आई, अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने वो पॉइंट क्यों कंसीडर किया और वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों को क्यों लिया, बिकॉज ये दोनों टोटल एनर्जी जो मेरे पास इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर एक हाइट भी अवेलेबल है, और हाइट अवेलेबल है तो इसका मतलब कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मेरे पास आ रही है, तो इसका मतलब कि वहां पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए आइए एक और क्वेश्चन ऐसा ऐसे करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर इसी तरीके से ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें मैं आपको बोलूं कि इस तरीके से हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है, और स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो कि 100 है, ठीक है। ये हमने मास m मान लिया, भी मास है, मान लीजिए 5 किलो का मास है, तो आपने जस्ट एक धक्का दे दिया, पुश दे दिया, आपने इसे धक्का दे दिया, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस हमारे पास है, और आपको निकालना है फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन, और अच्छा इसकी हाइट भी मुझे देनी पड़ेगी ना, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको यहाँ पे निकालना है फाइंड दी मैक्सिमम कंप्रेशन। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, कि मैक्सिमम कंप्रेशन हमारे पास स्प्रिंग में कितना हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए उसके लिए अगर हम बात करें कि कैसे आप करेंगे, आप हमारी तो वही अप्रोच है कि इफ यू डू नॉट हैव एनी प्लान सर्च फॉर द एक्सट्रीम एंड्स, आवर अप्रोच विल रिमेन सेम। अप्रोच जो मैंने पीछे लिखी थी, ये हमारे पास अप्रोच,
तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक्सट्रीम एंड्स है क्या, तो एक्सट्रीम एंड्स मेरे पास एक ये है, ए पॉइंट मैंने मान लिया, और एक्सट्रीम एंड मेरे पास ये होगा जब ये हमारे पास पूरे का पूरा पिचक जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं कि इस वाले पॉइंट पर क्या हमारे पास होगा, तो इस वाले पॉइंट पर मेरे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो मेरे पास होगी mgh। और इस वाले पॉइंट पर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जब ये हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, तो इस वाले पॉइंट पर भी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास रहेगी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब हमने इसको पूरे का पूरा कंप्रेस कर देंगे तब मेरे पास, मतलब जब मैंने इसको पूरे का पूरा कंप्रेस कर दिया तो उस समय पर कोई वेलोसिटी तो है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर वो चीज तो रुक जाएगी ना। भाई जैसे गाड़ी टकराई है, तो अब गाड़ी जब रुक गई फिर उसके बाद फिर वो दोबारा से काइनेटिक एनर्जी गेन करना स्टार्ट करेगी। तो जब वो पूरी की पूरी टकरा गई तो मैं उसको वहां पे ये चीज मान सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा आप यहां पर कह सकते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी एट ए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट बी के बराबर होगी, मैक्सिमम मैक्सिमम हमारे पास हो गई, तो आप लिख सकते हैं कि एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, नाउ मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2 mgh डिवाइड बाय के अंडर रूट इज इक्वल्स टू एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा 2 mgh डिवाइड बाय के इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स को आप लिख सकते हैं 2 × 5 × 10 × 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय के की अगर हम बात करें तो के को आप लिख सकते हैं 100, ये और ये कट जाएगा, आपके पास √10 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने वो वैसे ही वैल्यूज इस तरीके से रखी है, पीछे वाले और ये वाला सेम ही आंसर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रणीता समझ में आया किस तरीके से हम देख रहे हैं, व्हाट इज आवर अप्रोच। बेसिकली यहाँ पे अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अप्रोच क्या रख रहे हैं, बिकॉज ये अरे बिकॉज इस अप्रोच से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें। अब आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिए। सेम वही अप्रोच हमारे पास रहेगी, इफ वी डू नॉट हैव एनी प्लान्स वी हैव टू सर्च फॉर द एक्सट्रीमेंट्स। यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक बॉब है हमारे पास सिंपल पेंडुलम का, वाज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एक को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेके गए। ये हमारे पास मास है, और ये हमारे पास एल है, ठीक है। और इससे इसके पास आते ही आप इसको रिलीज कर दीजिए। ये हमने यहाँ से रिलीज कर दिया, ठीक है। देखिए, द बॉब ऑफ अ पेंडुलम वाज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो आपको दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है। तो ये अगर मेरे पास 10 मीटर है, यानी कि मैं यहाँ से
यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि 10 मीटर मेरे पास एक हाइट है, उतनी हाइट अटेन हुई है। इफ इट डिसिपेट्स 10% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन, द स्पीड हमारे पास कितनी होगी? ठीक है भाई, इस पॉइंट पर मैं कह सकता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास होगी वो मैक्सिमम होगी एंड उसकी वैल्यू मेरे पास mgh होगी। इस पॉइंट पर जब वो आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होगी और वो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मेरे पास होगी और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब मैक्सिमम है तो और कुछ चीज इसके पास है नहीं, मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पर है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी नहीं, और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पर है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी नहीं। ठीक है, ये मान के चलिए। तो अब हम इन दोनों को अगर इक्वेट करें, क्योंकि हमें दे रखा है कि भाई इसका 10% तो लॉस हो गया है, यानी कि मुझे लिखना है कि 90%, यानी कि 90 डिवाइड बाय 100 ऑफ mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv²। इसको कट करिए, ये आपके पास कट हो जाएगा और 25 है ना, 9/5। इस g और h की वैल्यू भी डाल दीजिए, g भी आपके पास 10 है, ये भी 5 2 10 180। तो आपके पास b जो है वो आ जाएगा √180, और √180 का मतलब है 36, बाहर निकाल लो 6√5। 6√5 हमारे पास आंसर आ गया, तो है ये आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी रिसेंटली का क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। आगे आइए, और यहाँ पे देखिए बोला है हमें 2024 में क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन टू अस, कि हमें बोल रहा है कि दो बॉडीज हमारे पास है जिसका मास है 4 ग्राम और 25 ग्राम, मूव कर रही है विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी से, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछा है कि कितना हमारे पास होगा। अच्छा, आपको पता है कि अगर मोमेंटम की हम बात करें तो मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम हमारे पास होता है √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है p²/2m। तो इसको आप निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब अगर काइनेटिक एनर्जी ही मेरे पास सेम है तो मुझे अगर P1 और P2 निकालना है, जब काइनेटिक एनर्जी मेरे पास सेम है, इसका मतलब कि √m1 और √m2 मुझे निकालना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप रख दीजिए, आपके पास आ जाएगा 2/5। बस यही आपके पास आंसर है। ठीक है, आइए आगे। ये हमारे पास 2024 29 जैन शिफ्ट 1 में हमारे पास आया हुआ क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या चीज हमारे पास दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास u है, तो u को देखिए, पहले u दे रखा है आपके पास 2x² प्लस 3y² 3y³ प्लस 2z। ठीक है, ये आपको दे रखा है और आपको बेसिकली निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, आपको निकालनी है। तो फोर्स निकालने के लिए आप एक काम करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स के रेफरेंस से, तो ये तो हमारे पास हट गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 4x। अब जो वैल्यू आपके पास है, क्योंकि एक पॉइंट आपको दे रखा है तो है 1,2,3 और इसमें x,y,z रहता है, तो आपको पुट कर देनी है x की वैल्यू 1। x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स जो आपके पास होगा वो आपके पास रहेगा 4, और यही आपके पास फोर्स है, आपके पास ये इसका आंसर आ जाए। ठीक है, आई होप ये भी चीज क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, बोला है कि एक आर्टिलरी पीस है हमारे पास ऑफ मास m1 fires a shell of mass m2 horizontally instantly after the firing,
द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है ऑफ द आर्टिलरी, हमारे पास कितना रहेगा। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये पूछ रहा है। आपको पता है कि फायरिंग के केस में, इन केस ऑफ फायरिंग, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी मेरे पास, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। तो अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू मास, हमारे पास 1 का मास m2। बस, डन। ठीक है, आई होप चीज समझ में आई। कैसे किया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ना p²/2m, उसी चीज को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2024 में 31 जैन शिफ्ट 2 में हमारे पास ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यू हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द फोर्स, एक फोर्स हमें दे रखी है और हमें पावर की वैल्यू निकालने की, पावर कितनी आएगी। ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। देखिए कैसे करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम किस चीज को टारगेट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे मास दे रखा है और ये फोर्स दे रखी है। ठीक है, मास है और फोर्स है। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर हमें निकालनी है तो ये रहेगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ये आपके पास आ जाएगा 6t i कैप प्लस 6t² ठीक है, डिवाइड बाय मास की अगर हम बात करें तो डिवाइड बाय 2 हमारे पास है। ये आएगा 3t i कैप प्लस 3t²j कैप को 1 मान लीजिए। इसको एक 1 मान लीजिए। ठीक है, अब एक काम हो गया, आपके पास फोर्स तो निकल गई। अब आपको पावर निकालनी है। तो मैं एक्सेलरेशन जो हमारे पास निकली है ना, यहां से एक्सेलरेशन जो हमने निकाली है, क्या इस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt? बिकॉज एक्सेलरेशन तो dv/dt होती है। तो dv/dt इज इक्वल टू 3t i कैप प्लस 3t²j कैप। और v अगर हमें निकालना है तो ये मेरे पास रहेगा 3t² डिवाइड बाई 2 i कैप प्लस 3t³ डिवाइड बाई 3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ t³ j कैप। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए, अब आपको पावर निकालनी है, इसको भी मैं वेलोसिटी वेक्टर लिख सकता हूँ। पावर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। देखिए ये स्टेप 1 चल रहा है हमारे पास। स्टेप 1 हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ये एक तरीके से स्टेप 2 है। और यहाँ पे मैं स्टेप 3 लिख रहा हूँ कि कैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू F.V हमारे पास होता है। तो फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 6t i कैप प्लस 6t²j कैप। ये आपके पास है। अच्छा, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी को लिखिए। मल्टीप्लाई करिए इन्हें, 9t³ i कैप हट जाएगा प्लस 65।
ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा और इसी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं और अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि ये क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीट हो रहा होगा। मास आपको दे दिया, फोर्स दे दिया और पावर डेवलप पूछेगा, तो ये एक पैटर्न है कि यू हैव टू लर्न अ पैटर्न कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। जब आप पैटर्न लर्न कर लेते हैं आपकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पहली चीज तो है कि स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज है कि आपको पता रहेगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे आप अप्रोच करेंगे। आपको अपनी एप्टीट्यूड तो इंक्रीज करना ही करना है, इसके साथ साथ ये क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 2024 में 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है कि एक रबर बॉल है, फॉल्स कर रही है फ्रॉम अ हाइट h। यहां पर एक h है हाइट, चेंज कर लेंगे, एंड रीबाउंड्स अप टू अ हाइट ऑफ h/2। h/2 तक हमारे पास क्या कर रही है, वो रिबाउंड कर रही है। आपको निकालना है परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इनिशियल सिस्टम एज वेल एज वेलोसिटी बॉल बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड रेस्पेक्टिवली। कितना हमारे पास रहेगा? ये हाइट h हमारे पास दे रखी है और यहां से हम क्या है इसको गिरा रहे हैं। ये हाइट h हमारे पास दे रखी है, हम इसको यहां से गिरा रहे हैं। अब जैसे ही हम इसको गिराते हैं, ठीक है, तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है ये दोबारा से राइज कर गई है h/2 तक। यहां से राइज कर गई हमारे पास h/2 तक। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आपको ये निकालना है कि वेलोसिटी परसेंटेज लॉस ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इनिशियल सिस्टम एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये तो हमें पता ही है कितनी रहती है, √2gh हमारे पास होती है। यानी कि मुझे पता लग गया कि ये इसका आंसर नहीं है और हमारे पास ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब मैं वैसे भी मार्क कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि हाइट 50 पर ही जा रही है, मतलब h/2 तक मेरे पास जा रही है, तो भाई 50% एनर्जी लॉस हो चुकी होगी, है ना। मतलब इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना आपको, वैसे ही आप निकाल सकते हैं कि आपको पता है कि भाई ऊपर से हाइट h से अगर कोई चीज मेरे पास नीचे आती है तो 50 मतलब ये √2gh हो जाता है, और h/2 तक अगर जा रही है तो 50% हमारे पास है। आगे बढ़िए। आइए, ये क्वेश्चन बड़ी अच्छा है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें निकालनी होती है। बोल रखा है कि बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट पावर। तो हमारे पास बोल रहा है कि पावर जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर पावर कांस्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो मैं एक चीज और लिख सकता हूं कि मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि dv/dt और इनटू v। इस वैल्यू को हम लिख रहे हैं कि ये कांस्टेंट हमारे पास है। कांस्टेंट को कुछ भी k सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मैं a लिख लेता हूं। तो m भी मेरे पास कांस्टेंट है, मैं लिख सकता हूं कि a.dt, मैंने पूरे वाली टर्म को लिख लिया कि मास भी नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू v dv मेरे पास रहेगा। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपके पास a तो बाहर निकल गया, ये dt आएगा, इज इक्वल्स टू, इसको भी आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आपके पास आएगा 80 प्लस v²/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। नाउ अब आपको ये 2 भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं कि v जो मेरे पास आएगा वो आएगा √t। प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां तक का अगर काम हो गया, इसके आगे आप वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx/dt।
इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, और dx जो है रूट टी डी टी। चलिए अब x की अगर हम बात करें कि अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो आपके पास आएगा x इज प्रोपोर्शनल टू t पे पावर, हमारे पास इंटीग्रेशन अगर है तो 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, 2/3 आप लिख सकते हैं, और ये 3/2 मेरे पास हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देखनी थी, x इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। बस यही मुझे यहाँ पर देखना था कि किसके प्रोपोर्शनल है। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब इतना पॉपुलर है कि अगर ये इवन आंसर भी याद रहता है तो आप इसको तुरंत मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर भी याद रहता है तो आप इसको तुरंत मार्क कर सकते हैं। जेई में 5th अप्रैल शिफ्ट 2 में ये हमारे पास क्या आया था, वापस आया था। प्रणीता, क्या ये बात समझ में आई? एंड लोकेश, आर यू देयर? कि किस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है क्या? ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्या क्लियर है? अब आगे आते हैं, क्लियर है? चलिए, नो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास जेई 2024 में 5th अप्रैल शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बुलेट है हमारे पास जिसका मास है 50 ग्राम, इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड ऑन अ प्लाईवुड एंड एमर्जेस विद 40 मीटर पर सेकंड। परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि कितनी परसेंटेज हमारे पास लॉस हो जाएगी। बहुत ही, मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv² होती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू v² मेरे पास है ना। जैसे जैसे वेलोसिटी हमारे पास रहेगी उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा। तो अब आप देखिए कि हमारे पास वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है। भाई शुरू में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 100 मीटर पर सेकेंड, और बाद में ये फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें ये होगी 40 मीटर पर सेकेंड। 100 से 40 में हमारे पास चेंज हो रहा है। अच्छा, मुझे नंबर्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 60% हमारे पास जो है एक तरीके से कम वैल्यू हो गई है ना। या 100% मेरे पास था तो मैं कह सकता हूँ कि भाई सिर्फ मेरे पास 40% ही वहां पर आ रहा है। यही तो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर 100% था तो सिर्फ वहां पे 40% ही हमें मिल रहा है। क्या ये बात समझ रहे हैं? अगर मैं इसको कट कर दूं, ये मेरे पास 2 आया, ये 5 आया, 5 से 2 मेरे पास जा रहा है। परसेंटेज अगर मुझे निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज मेरे पास कितनी है, तो 2/5 इंटू 100 हम लेके चलेंगे। और ये मैं वैसे भी निकाल सकता था कि 40% मेरे पास ये इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब अगर ये 40% मेरे पास शिफ्ट हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि जैसे एक अगर आपके पास एक क्वांटिटी x है और मैं इसमें कहूँ कि मैंने 10% इंक्रीज कर दिया, तो आप इसे 1.1x लिख सकते हैं। अगर मैंने इसे 10% इंक्रीज किया तो आप इस क्वांटिटी को 1.1x लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि मैं इस क्वांटिटी को 10% डिक्रीज कर दूं तो ये मेरे पास 0.9x हो जाएगी। ठीक है, क्या ये बात समझ रहे हैं? तो चलिए, अब ये वाला काम आपके पास हो गया। अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि इसमें हमारे पास क्या है। इसमें अगर मैं इस सिनेरियो में लेके चलूं तो हमारे पास पूछ रहा है कि परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना होगा। तो U की हम बात करें या V की, तो V को आप लिख सकते हैं कि V जो है मेरे पास 0.4 टाइम्स ऑफ U है। 60% लॉस हो गया तो 0.4 ही है। आप 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते तो 0.4 ही आपके पास आता। देखिए यही तो है, 100 है, आपने 0.4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इस U को तो ये आपके पास इतना आ जाएगा। तो V मेरे पास कितना है, 0.4 U आया। अब आपको काइनेटिक एनर्जी अगर कोई पूछे कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो इससे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूं
तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी को आप कहेंगे कि मेरे पास ये आ जाएगी 0.16 वी स्क्वायर। यानी कितना मेरे पास लॉस हो गया, तो लॉस मेरे पास हो गया 84% का हमारे पास यहाँ पे लॉस हो गया। क्या बात समझ में आई? दिस इज दी सिंपलेस्ट मेथड कि किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास 0.16 अगर आ रही है, तो इसका मतलब कि लॉस जो है हमारे पास वो है 84। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। कभी भी स्क्वायर वाली टर्म्स इस तरीके से आती है तो हम ऐसे ही काम करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको रेजिस्टेंस में मिलेंगे, क्योंकि हमें तो न्यूमेरिकल चीजें समझनी है ना, कि न्यूमेरिकली हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बाकी तो कॉन्सेप्ट कभी आएगा इस तरीके से, कभी दूसरी तरीके से आएगा, वो तो कभी चेंज होता ही रहेगा हमारे पास। ठीक है प्रणीता, फॉर्मेट तो चेंज होते रहते हैं, बट आप देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये शॉर्टकट ट्रिक से आप इसको किस तरीके से कर रहे हैं उस चीज को समझिए। यहाँ से फायदा ये भी रहता है कि नंबर्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं। ये क्वेश्चन तो वैसे भी इजी था कि यहाँ पे 100 और 40 हमें दे रखा था, बट अगर ये 150 240 और फिर समथिंग समथिंग कुछ वैल्यू दी रहती तो हम कैसे निकालते हैं? पहले परसेंटेज निकालते हैं, फिर उसके बाद काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे हमारे पास है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमारे पास क्या होता है कि हम एक सर्कल को है ना वर्टिकल घुमा रहे हैं। अब वर्टिकली अगर मैं किसी एक सर्कल को घुमाऊं, मैंने मान लिया कि हमने एक चीज यहाँ पे फिक्स कर दी और इसकी हमने लेंथ एल ले ली, और मास की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने मास एम ले लिया। अब इस पॉइंट पर मैंने एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, तो ये वेलोसिटी मेरे पास है वी ए। ठीक है, ये हमारे पास एम है। इसको आप कह सकते हैं, यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है इसको हम कहेंगे वेलोसिटी एट बी। इधर की तरफ हम बात करेंगे, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी एट सी। अच्छा, ये हमने स्ट्रिंग से जोड़ रखा है। ठीक है, एक पतली सी स्ट्रिंग है जिससे हमने इसको जोड़ रखा है। अब होगा क्या कि अब मैं इस पर अलग अलग पॉइंट पर, मेरे पास अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट बी है, इस वाले पॉइंट पर हम सी कह रहे हैं। तो मैं अलग अलग पॉइंट्स पे सबसे पहले एनर्जीज को लिख देता हूँ कि कितनी एनर्जीज हमारे पास रहेगी। ठीक है, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए अगर मैं आता हूँ तो मेरे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं ई ए की अगर बात करूंगा तो मेरे पास रहेगा हाफ एम वी ए का स्क्वायर। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी एट ऑल। अब दूसरी चीज कि अगर मैं पहुंच गया हूं कि एट पॉइंट बी पर, तो एट पॉइंट बी पर अगर हम हैं तो हमारे पास ई बी की वैल्यू होगी हाफ एम वी बी स्क्वायर, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस आपके पास एक और चीज रहेगी, प्लस हमारे पास ये ऊपर की तरफ अगर उठ गया है तो हम इसे कह सकते हैं एम जी एल। आगे आ जाइए, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी की अगर हम बात करें ई सी, तो आप इसे कह सकते हैं ये आपके पास होगा हाफ एम बी सी का स्क्वायर प्लस 2 mgl। ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ईए जो होता है वो ईबी के बराबर है, और वही ईसी के बराबर भी हमारे पास है। तो ये सारी एनर्जीज हमारे पास बराबर बराबर होगी, ठीक है। बट एक चीज मैं और कह सकता हूं, अब मैं फोर्स की बात करता हूं, बट एट पॉइंट सी, अभी पॉइंट सी पर पहुंच जाते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं भाई नीचे की तरफ एक वेट mg हमारे पास लग रहा है, और इस mg को कौन बैलेंस कर रहा है? इस mg को हमारे पास एम वी सी स्क्वायर डिवाइड बाई एल ही बैलेंस कर रहा है। तो इसको आप कट कर देंगे तो जो वी सी स्क्वायर हमारे पास रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट जी एल। वी सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं, वी सी की वैल्यू, वी सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट जी एल। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेसिकली वही प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे। एट पॉइंट सी की जब हम बात कर रहे हैं तो टॉप पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो टॉप पॉइंट पर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेसिकली वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। कोई भी चीज अगर गोल घूमती है तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स रहती ही रहती है, ठीक है। कोई भी चीज अगर गोल घूमेगी तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ही होगी, ये भी आप समझ के रखिए। चलिए आगे आते हैं। अब ये अगर मेरे पास आ गया, अब इसको यूज करके तो मैं बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? इसको अगर मैं पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, इसे 1 से 2 से 3, यूजिंग यूजिंग इक्वेशन 3, भाई ये तो सीरीज स्टार्ट हो गई। यूजिंग इक्वेशन 3 की अगर हम बात करें तो एनर्जी एट सी, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा हाफ एम जी एल 5/2 mgl मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये मेरे पास आ गया, अब मैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 मैं कह सकता हूं कि ए बी जो होगा हाफ एम बी ए स्क्वायर, वो मेरे पास 5/2 mgl के बराबर होगा। m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बी ए की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी √5gl। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई सी की, एक वैल्यू ये आ गई, एक बी की और बची हुई है, बी की भी निकाल लो। बी के लिए यूज कर लो यूजिंग इक्वेशन, और इक्वेशन 2 अगर आप यूज करेंगे तो आपके पास ई बी की वैल्यू आएगी हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल इज इक्वल्स टू 5/2 mgl। हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 mgl माइनस ऑफ mgl, इसको आप लिख सकते हैं 3 mgl डिवाइड बाई 2। m से m कट करिए, 2 से 2 कट करिए, वी बी जो आपके पास रहेगा ये आएगा रूट। ये आपके पास आ जाएगा। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास है। अच्छा, ये जो हमने निकाला है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसमें हम यूज कर रहे हैं यूजिंग स्ट्रिंग।
ये मैंने निकाला है यूजिंग स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग अगर मेरे पास है तो हमारे पास क्या चीज रहेगी। बट इसी केस में अगर ये स्ट्रिंग के लिए, अगर यहां पर रॉड होती, ठीक है, नोट करके लिखेंगे, फॉर रॉड वी ए जो मिनिमम हमें चाहिए होती है फॉर कंप्लीट राउंड, ठीक है, कंप्लीट राउंड के लिए हमारे पास रहेगी √4GL की डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा। ये हमारे पास रहेगी, ठीक है, ये भी नोट करके चलिए। चलिए अब हमारे पास हो गया, अब आगे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 5.7। तो हमसे अलग अलग चीजें पूछी थी कि ये कंप्लीट राउंड कर रहा है तो नीचे जो वी नॉट है हमारे पास कितना होगा। तो अब हमने ये कर ही लिया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो ये वी नॉट जो हमारे पास होता है ये रहेगा, अगर ये एल दे रखा है तो √5GL हमारे पास आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो ये पूछ रहा है वेलोसिटी एट बी हमारे पास क्या होगा, तो वेलोसिटी एट बी हमारे पास होता है √3GL। थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में ही पूछ रहा है, तो एंड वीसी की अगर हम बात करेंगे, वीसी आपके पास रहेगा √GL, ठीक है। अब इसके अलावा थर्ड पार्ट में अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी KB/KC। तो KB/KC पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी हो जाएगी, तो आपके पास 3/1 आएगा, हाफ mv² होता है वो हमारे पास सेम रहेगा, इसका स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो 3:1 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। पहले जो करवाया उसी से काम हो जाएगा, बहुत ही आसान सा है। बस भरोसा रखना है कि जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसी से हमारे पास काम आएगा। ये देखिए जेई मेन 2024 में जेई मेन का क्वेश्चन है, अभी जनवरी अटेम्प्ट जो लास्ट ईयर का हुआ था उसमें कैसा आया था, लास्ट ईयर का यही साल है, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ। हमसे दो चीजें पूछी कि काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है कि ए की बता दो और बी की बता दो। तो हमें पता है ये 5 होती है यहाँ पे वेलोसिटी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 होती है, तो 5:1 हमारे पास क्या है आंसर आ जाएगा। अब आपको देखिए क्वेश्चन है ना इस तरीके से समझने होते हैं कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, तो तीनों में जो वैल्यूज हमारे पास है, तो पहले आपसे इसकी और इसकी पूछ ली थी एनसीईआरटी में, तो भाई इसकी भी पूछ सकता था, इसकी भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। ये वैरायटी को समझना ही एक कला है, यही पैटर्न है, ठीक है। आए बढ़े आगे, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक पर्टिकुलर हाइट हमारे पास है, और इस पर्टिकुलर हाइट से हमने क्या किया, एक इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बना रखा है, एक फंदा सा, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक रॉड हमारे पास है, ये रॉड है लेंथ L की। तो figure shows a light rod of length L rigidly attached to a small heavy block at one end and a hook at the other end. The system is released from the rest with the rod in a horizontal position. There is a fixed smooth, हमारे पास एक फिक्स्ड स्मूथ ये एक रिंग है, यहाँ पे हमने इसके रिंग रखी हुई है, ठीक है, डेप्थ h पर इनिशियल पोजीशन से। hooks gets into the ring as it reaches there. What should be the minimum value of h so that block moves in a complete circle, कि हमारे पास ये मूव कर जाए, कितना हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए जब ये पूरा अपनी टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो मैं कह सकता हूं कि भाई इस पॉइंट पर इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है ना। जब ये नीचे भी पहुंचेगा, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये नीचे यहां पर पहुंचेगा, क्राइटेरिया ये कि इसके पास जो नीचे पहुंचने पर वेलोसिटी यहां पर होगी, ये वेलोसिटी इसके पास होनी चाहिए √4GL, ये वेलोसिटी यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। बस अब आप एक काम करिए भाई, यहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, mg
L प्लस एच, और इस पॉइंट पर अगर काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, बस इस पॉइंट पर तो काइनेटिक एनर्जी है। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की बात अगर हम करें तो हमारे पास रहेगी हाफ एम वी स्क्वायर 4gl आ जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 mgl। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 लिख दो। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बहुत ही सिंपल सा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास जो दो इक्वेशंस हैं 1 और 2, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो आपके पास क्या आएगा, mg L प्लस एच इज इक्वल्स टू 2 mgl। m को कट करो, g को कट करो, L प्लस एच इज इक्वल्स टू 2l, h इज इक्वल्स टू l। तो हाइट आपसे पूछी थी कितनी हाइट होनी चाहिए, तो l के बराबर हमारे पास जो है वो हाइट हो जानी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करना। ये एक थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बट ये क्वेश्चन अगर आपसे हो जाता तो डेट मीन्स कि सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, एंड बस आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। अब हमने पूरा का पूरा काम कर लिया वर्क एनर्जी एंड पावर का। नेक्स्ट हम रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आपको काम करना है, तो फर्स्ट थिंग जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं HC वर्मा। HC वर्मा में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और DSA जो रहता है उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम बाद में, टिल देन